बच्चों, जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या क्या हुआ, ठीक है, तो अभी हम वो पढ़ेंगे कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, ठीक है। 1789 के बाद फ्रांस में क्या चेंजेस आए। आपने एक चीज पढ़ी कि जो स्लेव ट्रेड थी, ठीक है, स्लेव ट्रेड क्या हो गई, बंद करा दी गई, स्लेव ट्रेड भाई बंद हो गई, कल ही हमने पढ़ा था। दूसरी एक और चीज 1789 के बाद बंद हुई, वो थी सेंसरशिप, ठीक है, जो लॉ ऑफ एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, मतलब सेंसरशिप को अबॉलिश करने का लॉ पास हुआ। पहले सेंसरशिप क्या होता है वो समझो। सेंसरशिप, आपने सेंसर वर्ड सुना होगा। आजकल पिक्चर्स में कोई ऐसे अनवांटेड सीन्स होते हैं भाई, कोई खराब सीन्स होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले या बहुत बुरे सीन्स होते हैं, तो उन्हें सेंसर कर दिया जाता है। सेंसर मतलब उन सीन्स को कट कर दिया जाता है या उन चीजों को हटा दिया जाता है, उसे सेंसर कहते हैं। तो फ्रांस में भी ये लॉ ऑफ सेंसरशिप था, पर उस टाइम तो पिक्चरें और ये सब नहीं था, सीरियल्स पिक्चर वगैरह नहीं था। तो सेंसरशिप किन चीजों पे होती थी, न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स पे और पैम्पलेट्स पे, प्लेस पे, जो प्ले होते थे, ठीक है, उन सब पे सेंसरशिप होती थी। तो 1789 के बाद ये सेंसरशिप का नियम एबॉलिश कर दिया गया। पहले किसका लॉ अबॉलिश किया, स्लेवरी का, और अब किसका लॉ अबॉलिश करेंगे, सेंसरशिप का। देखो यहाँ पे, द लॉज विच चेंज द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ फ्रांस वर मेड आफ्टर 1789, ठीक है, वो लॉज जो जिन्होंने जिंदगी ही बदल के रख दी फ्रांस के लोगों की, वो 1789 के बाद ही पास हुए थे, जैसे कि लॉ ऑफ अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप को हटाने का लॉ, ठीक है। बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, सॉन्ग्स एंड प्लेस वर सेंसर्ड बिफोर 1789। 1789 से पहले किताबों को, न्यूज़पेपर्स को, सॉन्ग्स को, प्लेस को, इन सब को सेंसर कर दिया जाता था 1789 से पहले। बट इन ओल्ड रिजाइन, बिफोर प्रिंटिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय किंग्स सेंसर्स। ओल्ड रिजाइन मतलब 1789 से पहले, ओल्ड रिजाइन का मतलब 1789 से पहले, ठीक है। ओल्ड रिजाइन मीन्स बिफोर 1789, ठीक है। तो ओल्ड रिजाइन में क्या होता था 1789 से पहले, कि अगर आपको कोई भी किताब, बुक, कोई भी न्यूज़पेपर, आपको कुछ भी छपवाना है, तो पहले आपको उसको किंग के सेंसर्स से अप्रूव कराना पड़ेगा। किंग्स के सेंसर्स, किंग ने कुछ लोग रखे हुए थे जो इन चीजों को चेक करते थे, पहले सारा पढ़ते थे। कि क्या पढ़ते थे, सेंसर्स क्या देखते थे, तो सेंसर्स यूज्ड टू सी इफ द कंटेंट, जो बुक का कंटेंट है, इज नॉट रॉन्ग, कि वो रॉन्ग तो नहीं है, जो कंटेंट है वो रॉन्ग तो नहीं है, और द किंग इज नॉट क्रिटिसाइज्ड, कि किंग की कोई बुराई तो नहीं की गई है उसमें। सो आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम सेंसर ओनली, मतलब वो सेंसर अप्रूव करते थे कि हाँ भाई सब कुछ सही है, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स वर प्रिंटेड, मतलब जब सेंसर बोलते थे कि हाँ सब सही है, तो ही बुक्स और न्यूज़पेपर्स प्रिंट किए जाते थे। When declaration of rights of man and citizen was made, मतलब फ्रांस में राइट्स को डिक्लेयर किया गया ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। जैसे हमारे में कैसे फंडामेंटल राइट्स होती हैं, तो वैसे ही फ्रांस में भी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ऐसे करके डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ऐसे पॉइंट्स थी जिसमें आपको राइट, मतलब आपके पास राइट्स थी, ठीक है, आपके पास अधिकार थे। व्हेन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मतलब ये लिस्ट थी, इस लिस्ट में सारी राइट्स थी भाई, आपके पास राइट टू स्पीच है, राइट टू लिव है, ठीक है, वो सारी राइट्स जो आमतौर पे होती हैं, फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ के भी आए हो, हमारे देश की हैं, वैसे ही फ्रांस की भी डिक्लेरेशन ऑफ मैन्स एंड राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में थी, वॉज मेड इन इट। उसमें क्या था, इन इट राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज देयर, तो उसमें एक राइट कौन सी थी, इन इट राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज देयर, उसमें
राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन भी थी, ठीक है। आफ्टर दिस फ्रांस सिटी वॉज फिल्ड विद न्यूज़पेपर्स, ठीक है। इसके बाद जो फ्रांस की सिटी थी वो पूरी न्यूज़पेपर से भर गई, ठीक है। फ्रांस सिटी वॉज फिल्ड विद न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर, ठीक है। इसके बाद जो फ्रांस सिटी थी, मतलब क्योंकि एबॉलिशन हो गया था। एबॉलिशन ऑफ किसका एबॉलिशन हुआ था? सेंसर का। सेंसर का एबॉलिश हो गया था, सेंसर बंद करा दिया गया था। भाई अब आप कुछ भी लिख सकते हो। तो और फिर ये राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन भी डिक्लेयर हुई। उसमें कौन सी राइट दी गई? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आप अपना मन का कुछ भी बोल सकते हो। आपको जो एक्सप्रेस करना है, जो लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो आफ्टर दिस फ्रांस सिटी वॉज फिल्ड विद न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर। क्योंकि इतनी फ्रीडम दे दी गई, आजादी दे दी गई, तो जो फ्रांस की सिटी थी, फ्रांस का देश था, वो न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट, बुक और प्रिंटेड पिक्चर से भर गया। मतलब लोग वो सब भर भर के किताबें लिखने लगे, भर भर के पिक्चरें छापने लगे। भाई जो मन में आता था वो लिखते थे, क्योंकि अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच आ गया था, ठीक है। इन देम इट वॉज डिस्कस्ड व्हाट वॉज हैपनिंग इन फ्रांस। इन किताबों में, पैम्फलेट्स में, न्यूज़पेपर में जो भी फ्रांस में हो रहा होता था वो सब फ्रीली डिस्कस किया जाता था। नाउ पीपल गिव अपोजिंग व्यूज अबाउट इवेंट्स, मीन्स कैन क्रिटिसाइज। अब लोग क्या करते थे? अब लोग बुराइयां करनी हो तो बुराई भी करते थे, क्रिटिसाइज भी करते थे गवर्नमेंट को। अब कोई चिंता या टेंशन नहीं थी। सिंस पीपल वर लेस एजुकेटेड, प्लेज एंड सॉन्ग्स वर फेमस, सो दे यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लेज एंड सॉन्ग्स। जो लोग थे वो कम एजुकेटेड थे उस टाइम थोड़े से, तो वो लोगों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता था? प्लेस और सॉन्ग्स। मतलब सॉन्ग्स वो सुनते थे, उससे चीजें समझते थे। प्लेस, नाटक देखते थे, उनसे चीजें समझते थे, ठीक है। तो सॉन्ग्स वर फेमस, सो दे यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्लेस एंड सॉन्ग्स। उनको सारी जानकारी वहीं से मिलती थी। Educated people used to read about political philosophers who used to write about liberty and justice ideas. और जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, वो क्या करते थे? पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ते थे और वो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स क्या लिखते थे? लिबर्टी मतलब आजादी के बारे में, इंसाफ के बारे में। तो एजुकेटेड पीपल ऐसी किताबें पढ़ते थे, ठीक है। तो ये मतलब रिवॉल्यूशन का ये मतलब आया, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। मतलब रिवॉल्यूशन के बाद जो डेली लाइफ ऐसी हो गई, ठीक है, एवरीडे लाइफ, ठीक है। रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो इसमें देखो यही सब हुआ। आपका पेज नंबर 22 है, उसमें यही सब लिखा हुआ है। मैंने ये पॉइंट्स बना के लिखे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको भी लिखने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप भी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो फ्रांस में अब सब अच्छा हो रहा था। अब क्या हुआ? डिक्लेयर भाई लोग अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई, लोगों को जो बोलना है बोलते थे, जो करना है करते थे, ठीक है। अब सब अच्छा हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो फाइनली कंक्लूजन पेज 23 पे, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कंक्लूजन क्या है? पेज 23 पे आप साइड में फिगर 17 देखो। फिगर 17 नेपोलियन की पेंटिंग बनी हुई है डेविड द्वारा। डेविड एक पेंटर था, उसने नेपोलियन की पेंटिंग बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो फाइनली 1804 में नेपोलियन ने खुद को राजा घोषित कर दिया फ्रांस का। 1804 में कब नेपोलियन ने खुद को राजा बना दिया? 1804 में नेपोलियन ने राजा बना दिया खुद को फ्रांस का। और वो बाकी के खुद को फ्रांस का राजा बनाने के बाद बाकी यूरोप के देशों को कॉन्कर करने निकल पड़ा, जीतने निकल पड़ा। और वो क्या करता था? और सारे वो किंगडम्स लूट के और वहां पे जाके अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स थे सबको बिठा देता था, ठीक है। और नेपोलियन ने
नेपोलियन को ऐसे लगा कि मैं यूरोप को मॉडर्नाइज कर रहा हूँ, मैं मॉडर्न बना रहा हूँ यूरोप को। उसने बहुत सारे लॉज बनाए, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, इस पर से ये क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, ये सारी पॉइंट्स लिखनी है, हाँ ये सारी पॉइंट्स लिखनी है। क्वेश्चन, व्हाट वर द लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन ने कौन कौन से कायदे लागू किए थे? तो आंसर है पेज 23 पे, पेज 23 पे कंक्लूजन लिखा हुआ है ना। कंक्लूजन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन, he introduced many laws such as protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system, ठीक है। उसने ये सारे लॉज लाए। कौन कौन से लॉज लाए? प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. जब ऐसे उसने अच्छे अच्छे कायदे लाए, भाई फ्रीडम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और एक इक्वल मेजर का नियम लाया, भाई सबकी माप एक जैसी हो, तो सबको ऐसे लगा कि भाई जो ये नेपोलियन है ये हमें सही में आजादी दिलाने आया है, ठीक है। लोगों को उस पर विश्वास होने लगा। पर जब उन्होंने देखा कि जो नेपोलियन की आर्मीज हैं वो हर जगह सिर्फ जीत ही जीत रही हैं, मतलब इन्वेडिंग फोर्स थी, वो बस हर राज्य जीत ही रही थी, तो लोगों को उस पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो आखिर में नेपोलियन को, क्योंकि वो बस सबको उसको सब जीतना था, तो इसलिए उसके साथ लड़ाई हुई और वो वाटरलू की बैटल में ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, ठीक है। 1815 में वाटरलू की बैटल में वो मारा गया। तो क्वेश्चन लिखें, व्हेन वॉज नेपोलियन डिफीटेड, उसको कब डिफीट कर दिया गया? तो आंसर लिखेंगे, नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट वाटरलू, वाटरलू करके जगह है, ठीक है, वहां बैटल हुई थी। ही वॉज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, ठीक है। कहाँ हराया गया था? 1815 में वाटरलू की बैटल में। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. उसने जो ये सारे काम किए, लिबर्टीज, मॉडर्न लॉज बनाए, आज भी वो लोगों की लाइफ में हैं। मतलब कुछ अच्छे काम भी वो करके गया था जो आज भी लोगों की लाइफ में है, ठीक है। तो जो अगर आप देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, जो आप देखोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दो बहुत अच्छी चीजें दी पूरी दुनिया को। कौन सी? आइडियाज ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स, मतलब आजादी की भावना और डेमोक्रेटिक राइट्स, भाई डेमोक्रेसी और राइट्स, ठीक है। ये सारी जो आइडिया पूरी दुनिया को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिली और फ्रांस से ये आइडियाज पूरे यूरोप में फैली, ठीक है। फ्रांस यूरोप में था, पूरी यूरोप में फैली। वेयर फ्यूडल सिस्टम वर अबॉलिश्ड, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम, भाई वो राजाशाही वाला सिस्टम अबॉलिश हो गया। colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their to create a sovereign nation state, ठीक है। जो colonized लोग थे वो वापस फ्रीडम की चाह में एक फ्री स्टेट बनाने लगे, सोवरेन मतलब फ्री स्टेट। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। इवन इंडिया के भी दो महान लोगों ने, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय ने भी फ्रांस की आइडियाज से प्रेरणा ली, ठीक है, उनको उससे प्रेरणा मिली।
ठीक है। तो फाइनली आज ये हमारा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतना बड़ा चैप्टर था हमने आज पूरा किया। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपको वो लिखनी है। अच्छा लिखें, पेज 24 पे एक्सरसाइज है। Describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France। ठीक है, फ्रांस में रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, फ्रांस में जो ये इस तरह से प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, तो इसका आंसर मैंने आपको लिखवाया था जब चैप्टर चालू हुआ था, वो सारे आपको लिख देने हैं। ठीक है, जो रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट है वो सारा आपको लिख देना है कि भाई उस टाइम क्या क्या हुआ था, वो सब आपको लिख देना है। ठीक है भाई, फ्रांस पे कर्जा था 2 बिलियन लीवर्स। ठीक है, ये सब हमने, मैं बताऊं कौन से पेज पे, ये वाला आंसर एक्सरसाइज का आंसर है आपका पेज नंबर 4 पे। मैंने पेज नंबर 4 पे इसका आंसर आपको टिक कराया था। तो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का आंसर पेज नंबर 4 पे है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। ठीक है, कौन सी सोसाइटीज को बेनिफिट हुआ रिवॉल्यूशन से, विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रिलैंक्विश पावर, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन। पहले तो रिवॉल्यूशन से फायदा किसको हुआ, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ फायदा किसको हुआ, तो किसको फायदा हुआ, आंसर लिखें, द रिचर पीपल of the third estate benefited from the French Revolution। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से थर्ड एस्टेट को फायदा हुआ, पर अमीरों को फायदा हुआ था। The richer people of the third estate were benefited from the revolution। तो दूसरा क्वेश्चन यही क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन पूछ रहा है, which groups were forced to relinquish power। ठीक है, relinquish मतलब सरेंडर, किनको अपना पावर छोड़ना पड़ा था, तो the clergy and the nobility were forced to relinquish their power। the clergy and the nobility, क्वेश्चन 2 का आंसर बता रही हूँ, उसमें 3 क्वेश्चन है एक में ही। फिर उसी में ही क्वेश्चन 2 में ही तीसरा पूछ रहा है, which sections of society would have been disappointed with the outcome of the revolution। कौन लोग दुखी हुए, जो ये रिवॉल्यूशन हुआ उसकी रिजल्ट से कौन लोग दुखी हुए, तो लिखें आंसर, द पुअर पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट एंड वुमन हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर से पूरा आंसर बोलती हूँ, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स, मैं आंसर ही बोल देती हूँ, आंसर 2, द rich people of the third estate were benefited from the revolution, the clergy and the nobility were forced to relinquish power, the poor people of the third estate and women have been disappointed with the outcome of the revolution। Question 3, describe the legacy of the French Revolution for the people of the world during the 19th and 20th century। लेगेसी मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कौन सी महान चीजें हैं जो लोगों को पूरी दुनिया में मिली, कौन सी महान चीजें हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो लोगों दुनिया ने अपनाई, तो आंसर लिखें, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution। आंसर 3 बोल रही हूं,
The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. These spread from France to the rest of European countries where feudal systems were abolished. The French Revolution inspired the struggling nations of Asia and Africa. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कौन सी दो चीजें दी पूरी दुनिया को? लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स थी. और ये पूरी मतलब फ्रांस से यूरोपियन नेशन से एशिया और अफ्रीका के देश पहुंची. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Draw up a list of democratic rights we enjoy today whose origins could be traced to the French Revolution. आज कौन सी राइट्स हैं जो आप राइट्स मतलब कौन से अधिकार हैं जो आज आपके पास हैं जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखे गए थे? तो आंसर लिखें. राइट टू इक्वालिटी, फिर नेक्स्ट है right to freedom of speech and expression, थर्ड है right against exploitation और फोर्थ है right to justice. ठीक है, ये चार राइट्स है तब भी देखे गए थे. कौन से? पहला right to equality, दूसरा right of freedom to speech and expression, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और चौथा राइट टू जस्टिस. ठीक है, फिफ्थ नंबर. Would you agree with the view that the message of universal rights was beset with contradictions? Explain. क्या बोल रहा है कि जो मैसेज था यूनिवर्सल राइट्स का, जो मतलब सबको राइट्स मिले, सबको अधिकार मिले, उसमें कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस थी. मतलब कहीं कहीं नकारात्मक चीजें, गलत चीजें भी थी. ठीक है, तो देखो इसमें क्या था, जो ये राइट था मतलब यूनिवर्सल राइट का जो अधिकार था वो मतलब देखा जाए तो रिच के लिए था. ठीक है, तो आपको आंसर लिखें. यूनिवर्सल राइट्स वॉज बेसेट विद द कॉन्ट्राडिक्शन एक्सप्लेन. आंसर लिखें. लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल. नेक्स्ट पॉइंट. ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन. नेक्स्ट पॉइंट. इन दिस लाइन इट इज स्टेटेड दैट every citizen has the right to participate in the law. However, only men about 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage
were given voting right. Next point, the remaining men and women were classed as passive citizens. Next point, hence the message of universal right was not very clear. ठीक है, मतलब ये भाई कह रहा है कि यहाँ पे जब यूनिवर्सल राइट्स फ्रांस में दी गई तो कैसे दी गई यूनिवर्सल राइट्स कि वोटिंग कौन करेंगे, 25 साल के ऊपर के आदमी वोटिंग करेंगे और वो भी जो 3 दिन के जो एक मजदूर के 3 दिन की कमाई जितना टैक्स भरते हो वो, ठीक है। तो मतलब ये क्या हुआ, ये भेदभाव ही हुआ ना, जो यूनिवर्सल राइट्स के नाम पे आप वोटिंग करा रहे हो पर वोटिंग में आप औरतों को नहीं रख रहे हो, उन आदमियों को नहीं रखते हो जो कमा नहीं रहे हैं, तो किस तरह से ये यूनिवर्सल राइट हुआ, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है जब यूनिवर्सल राइट डिक्लेयर किए गए तो क्या ये सही थे, तो नहीं भाई, वो एक मतलब डिक्लेयर तो किए गए थे पर उसमें भी भेदभाव था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how would you explain the rise of Napoleon? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो नेपोलियन नेता बन के उभरा, जो नेपोलियन का रोल था, उसको तुम कैसे एक्सप्लेन करते हो? तो आंसर लिखें। भाई नेपोलियन आया कैसे फ्रांस में, तो वो आप आंसर लिखें। आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन्स गवर्नमेंट, कॉमा डायरेक्टरी वॉज फॉर्म्ड। But there was political instability between members of directory. So this created a political vacuum, VACCUM, वैक्यूम का मतलब खालीपन। This created a political vacuum in France. फ्रांस में क्या आया, मतलब फ्रांस में अब कोई नेता ही नहीं रहा। कैसे, पहले किसका रूल था, मैक्सिमिलियन का, जैकोबिन गवर्नमेंट का, वो चला गया। उसके बाद डायरेक्टरी बनी, वो भी आपस में लड़ मरे। फिर मतलब अब कुछ रहा ही नहीं था फ्रांस में कोई मतलब देयर वाज पॉलिटिकल वैक्यूम इन फ्रांस, मतलब फ्रांस में एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन आ गया था पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्टे टुक द रेन ऑफ पावर, रेन मतलब उसने हथिया लिया, रेन ऑफ पावर एज अ मिलिट्री डिक्टेटर। उसने फ्रांस को कैसे अपनाया, एज अ मिलिट्री डिक्टेटर अपना लिया, ठीक है। तो इस तरह से उसका जो नेपोलियन का राइज था, इस तरह से नेपोलियन आगे आया, ठीक है। मतलब फ्रांस में जब कोई सरकार ही नहीं थी तो वो एज अ डिक्टेटर आगे आया, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन लिखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये मतलब आपके इसमें नहीं है। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट।
the immediate causes? What were the immediate causes that led to the outbreak of रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस? इमीडिएट कॉज क्या था? ऐसे अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोग सड़कों पे उतर आए और बेस्टिल का किला तोड़ने निकल पड़े? ठीक है, तो आंसर लिखें इमीडिएट कॉज में। आंसर ऑन 5 मई 1789 Louis XVI called together an assembly of Estates General to pass the proposal of new taxes. The Third Estate protested, but the king rejected the appeal and they walked out of the assembly. So this was the immediate cause of the revolution. ठीक है, अचानक से क्यों सीधा रिवॉल्यूशन का गुस्सा क्यों फूटा? देखो पहले से ही गुस्से में तो थी, वहां की फ्रांस की जनता गुस्से में तो थी, पर इतना कहां से गुस्सा आया? मतलब इमीडिएट अचानक ऐसा क्या हो गया? तो जब टैक्स के लिए मीटिंग बुलाई गई और इन्होंने मना किया टैक्स के लिए, जबरदस्ती मतलब इनका माना नहीं गया और ये उसी टाइम असेंबली छोड़ के चले गए। ठीक है, तो ये मतलब इसके बाद ही तुरंत सबने मिलके वो जो बेस्टिल का किला है जाके तोड़ा। ठीक है, मतलब इसके बाद ही जो भी इन्होंने जो भी काम किए ये इमीडिएट कॉज था। ठीक है, बच्चों अब पेज नंबर 8 पे आ जाओ, आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 8। उसके राइट साइड पे देखो सम इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले नहीं कराया था, मैं वेट कर रही थी पूरा चैप्टर पूरा हो, आपको सब पता लगे पूरे चैप्टर में क्या क्या हुआ। अब ये सारी डेट्स आपको समझ आएंगी। फर्स्ट डेट है 1774। 1774 में क्या हुआ था? Louis XVI becomes king of France, faces empty treasury, growing discontent within society of the old regime। ठीक है, मतलब जब 1774 में लुइस 16 राजा बना था फ्रांस का, उसने देखा सब खाली पड़ा है और जो 1789 के पहले जो भी राजा थे, मतलब सारे जो पुराने राजाओं के लिए अब लोगों के मन में डिसकंटेंटमेंट आ रहा था, लोगों के मन में असंतोष आ रहा था। फिर 1789, ठीक है, 1789 में क्या हुआ? कॉन्वोकेशन ऑफ एस्टेट जनरल्स, थर्ड एस्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, द बेस्टाइल इज स्टॉर्म्ड, पीजेंट्स रिवोल्ट इन द कंट्री साइड। देखो 1789 में बहुत सारी चीजें हुई। कॉन्वोकेशन ऑफ एस्टेट जनरल्स मतलब मीटिंग हुई थी एस्टेट जनरल्स की। थर्ड एस्टेट ने उसी टाइम नेशनल असेंबली बनाई, फिर मिलके बेस्टाइल को स्टॉर्म किया, बेस्टाइल किले को जाके तोड़ा, और पीजेंट्स रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड, और जो छोटे छोटे फार्मर्स थे उन्होंने क्लर्जी और नोबलमैन को लूट के भगा दिया। ठीक है, तो 1789 एक इम्पॉर्टेंट डेट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री में। इसके बाद 1791
1791 में क्या हुआ? A constitution is framed to limit the powers of the king and to guarantee basic right to all human beings. ठीक है, 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक कानून बनाया गया, लॉ बनाया गया, जिसमें राजा के पावर को लिमिट कर दिया गया और मतलब ह्यूमन बींग्स को सारी राइट्स दी गई। ठीक है, 1791 में। फिर 1792-93 में क्या हुआ? फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, द किंग इज बीहेडेड। किंग को मार दिया गया और फ्रांस बन गया रिपब्लिक 1792-93 में। ठीक है, फिर मतलब राजा को मार भी दिया गया और उसी साल में जैकोबिन रिपब्लिक बना और जैकोबिन रिपब्लिक भी बंद हुआ। ओवरथ्रो ऑफ जैकोबिन रिपब्लिक, अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब डायरेक्टरी रूल करने लगी फ्रांस को। 1804 में नेपोलियन बिकम एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन एम्परर बन गया एंड एनेक्सेस लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, और वो लूट मतलब सब जीतने लगा यूरोप में। लास्ट इन 1815 नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू। ठीक है, नेपोलियन को 1815 में हरा दिया गया और मार दिया गया। ठीक है, तो ये सारी डेट्स भी आपको लिखनी है इन इवेंट्स के साथ, भाई इस डेट पे क्या हुआ था, ये सब आपको लिखना है। अब थोड़े से जो आज कराया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखें। Question: What did the Declaration of Right of Man and Citizen proclaim? Question: What did the Declaration of Rights of Man and Citizen proclaim? Answer: It proclaimed the freedom of speech or एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। ठीक है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है ये। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सेंसरशिप एबोलिश्ड इन फ्रांस? व्हाट वाज इट्स इमीडिएट इफेक्ट? सेंसरशिप कब बंद कर दी गई फ्रांस में और इसका इफेक्ट क्या आया? तो आंसर, censorship was abolished in 1789. The newspapers, pamphlets, books and printed pictures flooded. Flooded मतलब अंधाधुंध लिखे जाने लगे। The towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. ठीक है, soon the newspapers, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France. Flooded the towns of France. Next question, how did people initially view Napoleon Bonaparte? लोगों ने शुरू में नेपोलियन बोनापार्टे को क्या माना था? क्वेश्चन मार्क, Why did their opinion change soon afterwards? बाद में लोगों का नजरिया क्यों बदल गया? आंसर, initially many people viewed Napoleon as a liberator who would bring freedom for them, but soon their opinion changed because his armies emerged into an invading force. Next question,
was slavery finally abolished in French colonies? Answer 1848. Next question. Who wrote the two treatises of government? Who wrote the two treatises of government? Answer John Locke. किसने लिखी था टू treatises of government? John Locke. Next question. Who wrote the Spirit of the Laws? Answer Montesquieu. Montesquieu wrote the Spirit of the Laws. Next question. What was the main objective of National Assembly? National Assembly का main objective, main काम क्या था? Answer the National Assembly's main objective was to limit the power of monarch. ठीक है, राजा का पावर लिमिट करना. नेशनल असेंबली क्यों बनी थी? राजा का पावर को लिमिट करने के लिए. ठीक है, तो इस तरह से आज हमने ये हमारा सारा हिस्ट्री का चैप्टर अच्छे से पूरा किया. ठीक है, अब हम इसके बाद एक और चैप्टर करेंगे एसएस का. ठीक है, आपके पास हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इस तरह से 4 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो हमने आज हिस्ट्री का एक पूरा किया चैप्टर. ठीक है, तो कल हम आगे करेंगे. कल हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चालू करेंगे. आपके लिए ये इकोनॉमिक्स नया है. ठीक है, पिछले साल तक आप हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी ही सुनते थे. तो जो इकोनॉमिक्स है वो हमारे जो देश की इकोनॉमी है उसे डिस्कस करेगा. ठीक है, वहीवट वगैरह. हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? राजा महाराजा पढ़ते हो, डेट्स वगैरह. ज्योग्राफी में आप मतलब इंडिया के बारे में पढ़ते हो, उसका वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, ये सब. और सिविक्स में आप लोग फिर से इंडिया के लॉज के बारे में, डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है, ये सब पढ़ते हो, आपकी राइट्स वगैरह. और इकोनॉमिक्स आपके लिए इस साल नया है, तो मैं इसलिए इकोनॉमिक्स चालू करूंगी ताकि आपको आइडिया है कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है. इकोनॉमिक्स वैसे बहुत इजी होता है प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, मैंने आज जितना भी डिक्टेट किया, बोर्ड पे लिखा, जितना भी बोला, कल सारा मुझे अच्छे से कंप्लीट करके व्हाट्सएप करना है. ठीक है, बिल्कुल अच्छे से. और साइंस में मैंने कल कौन सा दिया था डायग्राम, मतलब कल कौन सा डायग्राम दिया था मैंने? कल आपको बायोलॉजी में पेज नंबर 64 पे ये प्लांट सेल ड्रॉ करना है 2 टाइम्स. ठीक है, प्लांट सेल ये 2 टाइम्स ड्रॉ करना है बायोलॉजी में, पेज नंबर 64 पे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनिमल सेल और प्लांट सेल. एक बार अगर आपकी डायग्राम की जो प्रैक्टिस अच्छे से क्लियर हो गई तो बायोलॉजी में आपको कोई टेंशन नहीं है, बायोलॉजी आप अच्छे से कर लोगे. ठीक है, तो कल आप ये 2 टाइम्स प्लांट सेल की मेरे को डायग्राम्स ड्रॉ करके भी भेजना. चलें, थैंक यू.